गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम टू आपका हमारा ये खूबसूरत सा चैनल दैट इज आवर साइंस पढ़े, जिसमें हम साइंस के डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और आज उसी ही कड़ी में मैं लेकर आया हूं क्लास 6 के लिए चैप्टर 6 दैट इज अ मेजरमेंट एंड मोशन। तो जैसा से मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि बिना पेन एंड कॉपीज का अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो ये वीडियोस आपके कोई काम का नहीं है। सो गाइस, गेट रेडी विद द पेन एंड कॉपीज एंड स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स। और इसके साथ ही साथ आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है ए, दैट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मास इज द आंसर इज किलोग्राम। किलोग्राम में के और ग्राम का जी मिलाकर केजी, दैट इज कॉल्ड द किलोग्राम। अब ये बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो किसी भी वर्ल्ड लेवल के लिए एक्सेप्टेड यूनिट्स होते हैं। सपोज दैट आप अपने घर में हैं और आप किसी दीवार का मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर आप दीवार का मेजरमेंट किसी हाथ से करते हैं, हैंड स्पैन या फिर फुटस्टेप से, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि आपका हाथ हमेशा कभी अमेरिका चला जाए, कभी जर्मनी चला जाए, ऐसा नहीं है। आपका हाथ आपके पास रहेगा। यानी अगर जर्मनी वाले कभी उस दीवार को मेजर करना चाहें तो वो आपके हाथ का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब जरूर कोई ऐसा चीज चाहिए होगा जो कि अमेरिका में भी वही चीज हो, जर्मनी में भी वही चीज हो, चाइना में भी वही चीज हो, इंडिया में भी वही चीज हो। मतलब एक कॉमन चीज होना चाहिए उसको मेजरमेंट करने के लिए। तो जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड यूनिट्स होते हैं उन्हीं को हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। मतलब आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, हर जगह पर वही यूनिट्स का यूज किया जाएगा। मतलब अगर कभी मास को मेजरमेंट करना है तो हर जगह उसे केजी में मेजर किया जाता है। उसी तरह जब टाइम को मेजर करते हैं तो पूरी दुनिया में उसको सेकंड्स में मेजर किया जाता है। अगर हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं तो पूरी दुनिया में जो एक्सेप्टेड यूनिट्स है, जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज अ मीटर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टैंडर्ड यूनिट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वाइल सिटिंग इन अ मूविंग बस वी आर इन डैश विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। जब हम किसी चलती हुई बस में बैठते हैं तो हम कैसे होते हैं? वी आर इन मोशन। हम लोग मोशन में होते हैं, गति में होते हैं। ओके, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मतलब उसके सराउंडिंग्स के हिसाब से। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, अ मूविंग कार गोइंग ऑन ए नैरो स्ट्रेट रोड इज हैविंग अ नियर बाई रेक्टिलीनियर और लीनियर मोशन। बच्चों ध्यान देना, अगर कोई कार एक स्ट्रेट रोड में जा रही है, कोई भी बॉडी कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो मोशन में हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलती है तो इसका मतलब वो कैसा मोशन है? रेक्टिलीनियर और लीनियर, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। रेक्टिलीनियर को ही लीनियर बोल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन रेक्टिलीनियर मोशन और लीनियर मोशन, तो उसमें आप बोल सकते हैं व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड और अ स्ट्रेट पाथ इट इज नोन एज अ लीनियर मोशन। नेक्स्ट आते हैं आगे। द मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ सीविंग मशीन इज एन एग्जांपल ऑफ एन डैश मोशन। बच्चों सीविंग मशीन क्या होता है? सीविंग मशीन जो सिलाई मशीन, आपके घर में आपकी मम्मी जो सिलाई मशीन चलाती हैं, दैट इज नोन एज अ सीविंग मशीन। उसका वो जो मोशन है, उसका जो निडल्स होता है, जो अप एंड डाउन करता है, वो किस तरह का मोशन होता है? बच्चों उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एक और नाम है टू एंड फ्रो मोशन। याद रखिएगा बच्चों, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है। तो जो एक रेगुलर इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। नाउ द फिफ्थ वन, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर इन नेचर। जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ किस पाथ में, पाथ मतलब रास्ता, किस रास्ते में घूमता है? नियर बाय सर्कुलर। बच्चों वो एकदम सर्कुलर तो नहीं होता, मगर हम नियर बाय सर्कुलर कह सकते हैं। सो हियर द सर्कुलर विल बी यूज्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसको रख रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें और इसको नोट कर सकें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो देखिए बच्चों, सेक्शन बी में जो हमें करना है वो है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक खास बात बच्चों, जब यहाँ बोला गया ट्रू और फॉल्स तो आप टी और एफ मत लिखिए। बहुत सारे बच्चे टी और एफ लिखते हैं, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि आपने टी लिखा है या एफ। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पूरा लिखिए TRUE ट्रू और FALSE जो भी आपका रेस्पेक्टिव आपका ट्रू और फॉल्स होगा उसके हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट वन इज द मेजरमेंट इज नीडेड टू मेक द करेक्ट डिसीजंस। क्या मेजरमेंट हर करेक्ट डिसीजंस को लेने के लिए जरूरी है? एग्जैक्टली अगर हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो इससे हमें करेक्ट मेजरमेंट्स के बारे में पता चलता है, करेक्ट डिसीजन के बारे में पता चलता है। ठीक है, A meter scale can be used for measuring the length of a playground. एक मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं क्या लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड मेजर करने में? बच्चों मीटर स्केल जो होता है वो छोटे से यूनिट्स को, छोटे से लेंथ को मेजर करने में इजी है।
जो प्लेग्राउंड होता है वो थोड़ा बड़ा है, तो बड़े के लिए हम लोगों को मेजरिंग टेप लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर इसको ट्रू करना हो बच्चों, एक खास बात कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको सही करने भी आपको आना चाहिए। तो अगर हम मीटर स्केल का यूज नहीं कर सकते प्लेग्राउंड को मेजर करने के लिए, मीटर स्केल का यूज का मीटर कहने का मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का तो कोई प्लेग्राउंड नहीं है, यानी प्लेग्राउंड थोड़ा बड़ा होगा। तो प्लेग्राउंड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं वो मीटर स्केल नहीं होता है, वो होता है मेजरिंग टेप। आपने देखा होगा, आप अपने स्पोर्ट्स टीचर को कभी कभी देखते हैं कि वो एक लंबा सा फीता जिसको बोलते हैं उसको खींचकर वो मेजरमेंट को करते हैं जब कोई कोर्ट बनाया जाता है या फिर जब प्लेग्राउंड को मेजर करते हैं। ओके, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। बच्चों अभी अभी ऊपर मैंने बात किया था रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है। क्या मून जो है अर्थ के चारों तरफ स्ट्रेट लाइन में चलता है? बिल्कुल नहीं। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वो कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, फॉल्स को सही करना भी आना चाहिए, इससे आपके नॉलेज में और भी अच्छा होगा कि आप सारी चीजों को जान सकें। नेक्स्ट वन, द मोशन ऑफ द पैडल ऑफ ए बाइसाइकिल। बाइसाइकिल का जो पैडल होता है जिसमें आप पैर रख के चलाते हैं वो किस तरह का मोशन शो करता है? इज अ सर्कुलर मोशन। यस एग्जैक्टली, इट इज अ सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ द जाइंट व्हील इज अ रोटेटरी मोशन। बच्चों जाइंट व्हील क्या होता है? आपने देखा होगा मेला में कभी कभी तारामाजी समझते हैं, जिसमें आप सभी लोग बैठ के मस्ती करते हैं, तो जाइंट व्हील उसी को कहा जाता है। द मोशन ऑफ द जाइंट व्हील इज अ रोटेटरी मोशन। एग्जैक्टली, जो घूमता है वो किस तरह का मोशन है? रोटेटरी। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Now the next one, when we draw water from a well, we are pushing at the rope. जब हम कुएं से, वेल मतलब कुआं, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो क्या हम रोप को पुश कर रहे हैं? बच्चों मैंने देखा है कि क्लास 6 के बच्चों को पुल और पुश में बहुत गड़बड़ है। तो अभी आप एक एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप अपना हाथ को आगे की तरफ फैलाइए और उस हाथ को फिर अपनी तरफ खींचिए। जब आप अपने हाथ को अपनी बॉडी की तरफ खींचते हैं तो इसे हम कहते हैं पुल, और जब आप अपने हाथ को अपने बॉडी से दूर धकेलते हैं तो इसको लिखा जाता है पुश। कभी कभी जब आप किसी मॉल्स में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, उसके दरवाजे पे शीशे पे लिखा रहता है पुल और पुश। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर हम 1 मिनट के लिए सोचते जरूर हैं कि अंदर धकेलें या बाहर। तो बच्चों अगर बाहर में लिखा हुआ है पुश कहने का मतलब अपने हाथ से दूर धकेलिए, मतलब अपने हाथ, जो आपका हाथ रहेगा उससे पकड़िए उसके हैंडल्स को और अपने बॉडी से दूर करिए, उसको पुश कहते हैं। अगर वहां लिखा रहेगा पुल कहने का मतलब आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जो उसके हैंडल को पकड़ने के बाद उस दरवाजे को आप अपने बॉडी की तरफ खींचेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के बाद आपको कभी भी पुल एंड पुश को लेकर कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ओके, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी जो है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन आपके बुक्स में लिखा हुआ होगा, मैं सिर्फ यहां आंसर दे रहा हूं ताकि आप इसको याद भी कर सकें। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड यूनिट मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड यूनिट, पूरे दुनिया में जो एक्सेप्ट यूनिट किया जाता है उसको माना जाता है स्टैंडर्ड यूनिट। तो पूरी दुनिया में लेंथ को किस यूनिट में मेजर करते हैं? मीटर में। वेरी गुड। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, अगर हम टाइम को मेजर करते हैं, मैंने बताया था इट इज अ सेकेंड। नेक्स्ट वन, द मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ पेन व्हाइल राइटिंग इज अ, जब हम लिखते हैं बच्चों, देखो मैं लिखते समय पेन को ऊपर नीचे करता हूं। जैसे मान लो द मोशन, तो THE द MOTI ऊपर नीचे, पेन का मेरा जो लिड है, पेन का जो मेरा ये निब है, ये ऊपर नीचे होता है, और ऐसे मोशन को हम कहते हैं कर्वी लीनियर मोशन। बच्चों कर्वी लीनियर जो मोशन होता है वो हमेशा जिगजैग पाथ में होगा, मतलब ऐसे ऊपर नीचे इस तरह करके मूवमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्थ वन, इसको हम जिगजैग पाथ भी बोलते हैं। ये जो ऐसा मोशन जिसमें अप एंड डाउन करके होता है इसको हम जिगजैग पाथ भी बोलते हैं। मतलब बॉडी का या कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो जिगजैग पाथ में चलता हो उसको हम कर्वी लीनियर मोशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द अदर 3। आपको यहाँ 4 मोशन एक ऑप्शन में दिए होंगे, उसमें से कौन सा डिफरेंट है? तो बच्चों यहाँ जो ऑप्शन दिया था, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ये थोड़ा डिफरेंट है। फिफ्थ वन, द मोशन ऑफ द स्विंगिंग पेंडुलम। पेंडुलम आपने देखा होगा, आपने एक घड़ी को देखा होगा जिसके नीचे में इस तरह वो डोलते रहते हैं, है ना, मूव करते रहते हैं। तो ये जो आपका मूवमेंट है, जो डोलना है, दैट इज नोन एज अ पेंडुलम। और ये पेंडुलम का मोशन किस तरह का मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन। और बच्चों जरा सा मुझे बताएंगे आपकी ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसको ध्यान से समझ रहे हैं और मेरी सारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। कमेंट जरूर करिए ताकि पता चले कि आप कितनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हैं।
ओके तो जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन ये है कि ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। ओके, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन डी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। क्वेश्चन है, हाउ डज मेजरमेंट हेल्प अस इन अवर डे टू डे लाइफ। मेजरमेंट कैसे हमारे दिनचर्या में, दैनिक जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में वो हेल्प करता है। मतलब कैसे हम बता सकते हैं कि हर दिन जो है हम मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, मेजरमेंट हेल्प अस टू अवॉइड द वेस्टेज एंड एक्सेस ऑफ थिंग्स और सब्सटेंस इन आवर डेली लाइफ। अगर मेजरमेंट ना रहे बच्चों, तो ये किसी भी चीज का, किसी भी थिंग्स का, किसी भी सब्सटेंस का वेस्टेज या उसका एक्सेस, मतलब कमी हो जाए या फिर उसका ज्यादा हो जाए, इनको बचाने के लिए हम मेजरमेंट का यूज करते हैं। बिकॉज वी कैन नॉट मैनेज द थिंग्स जस्ट बाई गेसिंग अबाउट द डिफरेंट क्वांटिटीज। क्योंकि हर चीज को, थोड़ी बहुत चीजें तो गेस करके हो सकती हैं, लेकिन हर चीज को गेस करके, गेस मतलब अंदाजा लगाकर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है। कभी कभी होता है ना, ऑप्शंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और 4 ऑप्शन दिया रहता है, हमें वो ऑप्शन नहीं आता तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अंदाजा लगाना। तो गेस नहीं करना। ओके, तो बिना गेस किए हुए आपको मेजरमेंट एक अवॉइड करता है उसके वेस्टेज को या उसके एक्सेस को। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ वॉच इज यूज टू मेजर टाइम इंटरवल्स इन 200 मीटर रेस। मान लो आपके स्कूल में 200 मीटर रेस हो रहा है और आपके जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो कौन सी घड़ी को अपने साथ रखेंगे। बच्चों जो वॉच का यूज करेंगे आपके स्पोर्ट्स टीचर, वो रहेगा स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होता है कि उसको जब मर्जी हम रोक सकते हैं, जब मर्जी हम शुरू कर सकते हैं। मतलब जब रेस शुरू होगा, जब रेस स्टार्ट होगा तो हम उस स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही 200 मीटर्स में एंड होगा हम उस वॉच को स्टॉप कर देंगे। तो 200 मीटर रेस में जनरली स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड वन, व्हेन डू वी कंसिडर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। बच्चों यहाँ व्हेन पूछा है, व्हेन मतलब कब, हम किसी ऑब्जेक्ट को कब सोचते हैं, कब कंसिडर करते हैं कि वो मोशन में। तो आपने मोशन का डेफिनेशन पढ़ा ही है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब है जब वो अपनी जगह बदलता है अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से। मान लो कि मेरा एक पेन यहां है, आई के नीचे मैंने एक पेन रखा। अब जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, देखो तो आपका क्लॉक बीतते जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और टाइम बीतने के साथ साथ मेरा पेन का मूवमेंट भी आगे आगे बढ़ रहा है। जब मैंने बोला 6 सेकेंड तो यू के पास पहुंच गया। तो टाइम के हिसाब से जो सराउंडिंग में पहले आई था और अब आ गया एस, इसका मतलब मेरा ये जो पेन था वो मूवमेंट में था। इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा करके देख सकते हैं। मान लो कोई कार आपका मूव कर रहा है, तो शुरू में कार आपके घर के सामने है और जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है वैसे वैसे कार आपके घर से हट के किसी दूसरे के घर के पास चली गई। इसका मतलब वो मोशन में है। अगर कार आपके घर के पास खड़ी है तो टाइम बीतने के साथ साथ वो आपके घर के पास ही खड़ी रहेगी, जिसको हम रेस्ट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मोशन और रेस्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशंस एंड गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। बच्चों मैंने यहाँ 3 एग्जांपल तो लिए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिया है, 3 टाइप्स ऑफ मोशंस आर एज फॉलोज। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, इसी का दूसरा नाम लीनियर मोशन। एग्जांपल मैंने लिखा, अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट रोड में मूव करता है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, कर्वीलिनियर मोशन। अभी भी बात हुई थी कर्वीलिनियर की। कर्वीलिनियर कहने का मतलब जो जिगजैग पाथ में मूव करता है, जैसे मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ पेन। पेन का जो टिप होता है, लिड होता है, उसका लिखते समय उसका जो मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज अ मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ पेन एंड द मोशन इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन। द थर्ड वन, रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ द व्हील ऑफ सीविंग मशीन। जो आपका सिलाई मशीन होता है उसमें आप देखोगे पैर वाला मशीन में नीचे में एक चक्का दिया रहता है जिसको हम व्हील कहते हैं। वो मूवमेंट, मोशन जो व्हील का होगा, चक्का का जो मूवमेंट है, वो एक तरह का रोटेशनल मोशन। लेकिन सीविंग मशीन का जो निडल होता है, जहां सिलाई किया जाता है, सुई जो होता है, वो किस तरह का मोशन शो करता है, वो शो करता है मेरा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यहां पर व्हील का मोशन था और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जहां सीविंग मशीन का यूज किया था वहां पर आपका निडल का मोशन था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 3 मोशन आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है याद करना बच्चों। मोशंस के एग्जाम्पल्स आपको बहुत जल्दी अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आप सारे मोशंस को क्लियरली डिफाइन कर सके। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट पाथ, कर्वीलिनियर मतलब जिगजैग पाथ, रोटेशनल मतलब एक ही जगह पे मूव करता हुआ। ओके, 5th क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ पीरियोडिक एंड अ नॉन पीरियोडिक मोशन।
तो बच्चों देखो मैंने दो टेबल्स बना दिया। एक खास बात ध्यान देना बच्चों, जब भी डिफरेंस बोला जाए ना तो आप टेबल बना के लिखो, वो ज्यादा सुटेबल रहता है। ठीक है, बहुत ही सुटेबल रहता है अगर आप इसको टेबल वाइज लिखते हैं तो क्या लिखा है मैंने, देखो पीरियोडिक मोशन कहने का मतलब है अ मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल। हर एक टाइम में अपने आप को रिपीट करना, दोहराना, इसी को पीरियोडिक कहते हैं। तो नॉन पीरियोडिक क्या हो जाएगा, जो रिपीट नहीं करता हो या रिपीट करता भी हो तो टाइम इक्वल ना हो। जैसे मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, तो देखो बच्चों एक सेकंड में एक बार आपका मोशन जो होता है एक बार में, फिर सेकंड का कांटा एक बार में, ऐसे करते हुए एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी टाइम में वो मूव करेगा। लेकिन देखो मोशन ऑफ आवर लिप्स व्हाइल वी स्पीक, जब हम बोलते समय अपने होठों को हिलाते हैं तो वो एक तरह का नॉन पीरियोडिक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम बोलते रहते हैं और हमारे जो लिप्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली हिलते जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो वो हिलता है, जब नहीं बोलते हैं तो वो रुका रहता है। तो ये कोई टाइमिंग इसमें फिक्स नहीं है कि हाँ इतने टाइम में वो लिप्स हिलेगा उसके बाद ही आवाज निकलेगी। ये हमारे मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ऐसा मोशन जिसको हम जो रिपीट नहीं करता या फिर इट डज द रिपीटिशंस इन अ रैंडम इरेगुलर मैनर। बच्चों देखना इरेगुलर, यहां पर था रेगुलर, यहां हो गया इरेगुलर मैनर, सो इट इज नोन एज अ नॉन पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल हैशटैग इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू एग्जाम्पल्स इट always comes in your final exams. So all of you must remember the examples of the periodic motion as well as the non-periodic motion. Okay? चलिए सेक्शन ई की तरफ आते हैं, दैट इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। और बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है कि इसको कैसे लिखा जाए, तो हम समझते भी हैं और लिखते भी चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ मेजरमेंट नीड बोथ अ नंबर एंड अ यूनिट फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन है बच्चों की जब हम कोई चीज मेजर करते हैं तो उसमें एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं आपके बुक्स की ही लेंथ, मास एंड टाइम, तो लेंथ मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चलो बताओ कितना सेकंड लगा यहां से यहां जाने में, तो आप बोलेंगे 3। लेकिन अगर आप 3 बोलते हैं तो ये रॉन्ग है, आपको पूरा बोलना होगा 3 सेकेंड, क्योंकि टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आपके कॉपी का लेंथ कितना है, तो आप अगर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि इट इज अ 5 अगर बोलते हैं तो क्या इससे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पता चलता है? नहीं, 5 के आगे आपको एक यूनिट भी लगाना होगा कि आपको मालूम है कि कॉपी अगर मेजर करेंगे तो उसको मीटर में करेंगे, तो आप बोलेंगे 5 मीटर। ठीक है, मतलब जो भी इसका आंसर हो। उसी तरह बच्चों बोला गया है कि नंबर और यूनिट दोनों की जरूरत होती है, नंबर्स एंड यूनिट दोनों की जरूरत होती है। इसीलिए क्यों जरूरी होती है ये बातों को हम समझते हैं, व्हाई। तो मैंने लिखा क्या लिखा, मेजरमेंट नीड बोथ अ नंबर एंड अ यूनिट फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बिकॉज ए नंबर 3 पॉइंट मैंने लिखा है, ध्यान देंगे। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग सम अननोन क्वांटिटी विद द सम नोन स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी, सो द यूनिट इज नीडेड फॉर मेजरमेंट। हमेशा मेजरमेंट एक कंपेयरिंग प्रोसेस होता है। कंपेयरिंग कहने का मतलब तुलना करते हैं। जैसे अगर मान लो किसी ने आपको कहा कि 1 kg शुगर चाहिए, दुकान से लेकर आओ 1 kg चीनी, आप दुकान के पास गए, उस दुकान वाले के पास गए, उसको बोला 1 kg चीनी दो, तो वो जो 1 kg चीनी वेट करके आपको दे रहा है, क्या आप इस बात से कंफर्म है कि वो 1 kg है? वो जो लोहा वेट रखा हुआ है या जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज करता है, क्या आप इस बात से एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि वो 1 kg है? या उसको कैसे पता चला उस दुकान वाले को कि सच में ये 1 kg है? तो बच्चों ऐसे केसेस के लिए वर्ल्ड वाइड में एक यूनिट को फिक्स्ड किया गया है जिसको हम 1 kg कहते हैं। उसी के आधार पर वो जितने भी लोग हैं वो उन सबको फॉलो करते हैं। ठीक है, कभी कभी आप ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि आप 2 दुकान में अलग अलग चीनी को लीजिए और जब दोनों का वेट आप करोगे किसी तीसरे मशीन पे तो किसी में थोड़ा बहुत ज्यादा या कम हो सकता है। अगर कभी ऐसा हो तो आप चेक कर लेना किस दुकान वाले के पास जाना है, कम देने वाले दुकान के पास या ज्यादा देने वाले दुकान के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेजरमेंट एक अननोन क्वांटिटी को मेजर करने की चीज है एक फिक्स्ड क्वांटिटी के द्वारा, जिसको हम यूनिट्स कहते हैं। द नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स डज आवर यूनिट गेट कंटेन। नंबर जो है वो ये बताता है कि कितना टाइम्स यूनिट उसके अंदर रुका हुआ है या कंटेन है। सी नंबर, द यूनिट और नंबर बोथ आर मीनिंगलेस और शोज इनकम्प्लीट मेजरमेंट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ईच अदर। बच्चों अगर मैं दोनों में से किसी एक को भी छोड़ दूं, चाहे मैं नंबर छोड़ दूं या यूनिट छोड़ दूं, तो दोनों एक दूसरे के मदद के बिना, दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बिना इनकम्प्लीट मेजरमेंट शो करेंगे। इसीलिए इन दोनों का रहना काफी ज्यादा जरूरी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अ फुटस्टेप और अ हैंड स्पैन नॉट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? फुटस्टेप मतलब आपके पांव का माप और हैंड स्पैन मतलब आपके हाथ का माप, आपका हाथ। तो आपका पैर और आपका हाथ कोई स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका हाथ और आपका पांव पूरी दुनिया में नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हर आदमी का हाथ और पांव अलग अलग मेजरमेंट का होता है, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं माप सकते। ठीक है, स्टैंडर्ड कहने का मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में जो मापा जाए। तो द लेंथ ऑफ द फुटस्टेप और अ हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पर्संस which cannot be accepted worldwide, so they cannot be used as a standard unit of length, इसीलिए उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, थर्ड वन आते हैं। देखो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है, मगर इसके आंसर्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही समझने वाले कंसेप्ट को लेकर। देखो क्वेश्चन है, राधा वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लेबोरेटरी। राधा नाम की एक लड़की है जो कि साइंस लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रही है। The meter scale that she was using to measure the length of a string मतलब धागा। तो इसको राधा को एक धागा मापना है, धागा के लेंथ को मापना है, और उसके लिए वो एक मीटर स्केल का यूज कर रही है। लेकिन वो जो मीटर स्केल है was worn out between its 1 सेंटीमीटर एंड its 2 सेंटीमीटर। लेकिन जो स्केल वो यूज कर रही है वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में मिटा हुआ है, worn out है, घिसा हुआ है, बहुत ज्यादा यूज करने से वो घिस गया है ड्यू टू ओवर यूज। अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन। अब यहां से क्वेश्चन, शी मेजर्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बाय कीपिंग इट्स वन एंड एट द 3 सेंटीमीटर। अब धागा को मेजर करना है तो उसने एक कोना को, एक एंड को 3 सेंटीमीटर के ऊपर रख दिया। इफ द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग रीड्स 92.8 सेंटीमीटर, और दूसरा जो एंड था धागा का वो चला गया 92.8 सेंटीमीटर में। तो आपको बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब आपको बताना है कि स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है। तो बच्चों जो स्केल था वो तो 1 और 2 सेंटीमीटर में मिटा हुआ था, तो राधा ने क्या किया, वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर रख दी। इसका मतलब मुझे जो 3 सेंटीमीटर से पूरी चीज को मेजर करना है। लेकिन क्या 3 से मेजर करने से डायरेक्टली 92.8 तक क्या मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा? नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनल मेजरमेंट होता है उससे इनिशियल वाले को माइनस कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ मतलब उसका लंबाई, किसका? धागा का। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब जो लास्ट में आया, लास्ट में क्या आया? 92.8। तो देखो मैंने 92.8 लिखा, और माइनस इनिशियल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग क्या था? स्टार्टिंग में क्या था? 3 सेंटीमीटर। दोनों को माइनस कर दिए 89.8। बहुत बच्चों को माइनस करना नहीं आता है, तो ये देख लो कैसे माइनस किया जाता है। डेसिमल वाला 92.8 और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 और 3 इसके नीचे, यहाँ नहीं, आंसर इज 89 प्लीज माइनस करके जरूर देखिए। जिन बच्चों को आता है वो अवॉइड करें, वो आगे बढ़ें। वेरी गुड कि आप ये क्लास 6 में इतना जानते हैं। जो बच्चों को नहीं आता प्लीज चेक कीजिए कि वो कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब उसी का एक और क्वेश्चन है, राइट द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हेन अ मीटर स्केल इज बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग अ गिवन लेंथ। मतलब प्रिकॉशन लिखना है। प्रिकॉशन मतलब सावधानी बच्चों। मतलब आप अगर किसी स्केल से कोई चीज मेजर कर रहे हैं, किसी के लेंथ को माप रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। विच प्रिकॉशंस यू विल फॉलो इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ बाय अ मीटर स्केल। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स को, कौन कौन से प्रिकॉशंस को हम ध्यान देंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है द एज ऑफ द स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड। जो एज होगा, एज मतलब किनारा, जैसे ये पेपर है तो ये पेपर का किनारा हो गया, उसी तरह स्केल रखेंगे तो स्केल का किनारा होगा। तो एज को स्केल किनारा बोलते हैं। द एज ऑफ द स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड। जैसे मान लो अगर मुझे इसका मेजरमेंट करना है, इस लंबाई को, तो स्केल जो रहेगा एकदम इसी से सटा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि स्केल को हम यहां रख देंगे चाहे उधर, सामने रखना है। ठीक है, पैरेलल रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। मान लो अगर मैं इसको स्केल करता हूं तो एकदम सीधा, ये नहीं कि ऐसे रख दें या ऐसे रख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट वन, द जीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड कोइंसाइड विद द वन एंड। मान लो अगर ये स्केल है और इस तरफ 0 है, तो आप यहां पर 0 को एक एंड में रखेंगे और जो बाकी स्केल होगा उसको अदर एंड में रखेंगे। मतलब एक एंड में 0 से जरूर कोइंसाइड, मतलब वहां पर मैचिंग करना चाहिए एक एंड को। ठीक है, आई शुड बी वर्टिकली अबव द एंड। अपनी आंखों को उसके जस्ट ऊपर रखिए, एकदम ऊपर। ये नहीं कि थोड़ा पीछे से देख रहे हैं या थोड़ा साइड से देख रहे हैं या थोड़ा ऐसे देख रहे हैं या थोड़ा ऐसे देख रहे हैं, नहीं, एकदम उसके ऊपर। मेरे कैमरे के मूवमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि मैं कैसे उसको आपको दिखाना चाह रहा हूं। ओके, तो आई शुड बी वर्टिकली अबव, वर्टिकली मतलब एकदम खड़ा, अबव द एंड पॉइंट एंड इन लाइन विद द रीडिंग टू बी टेकन।
उस लाइन में वो सामने रहना चाहिए, आपकी आंखों को वर्टिकली ऊपर रहना चाहिए जहां से आप मेजर कर रहे हैं। द मीटर स्केल शुड नॉट बी वोर्न आउट और ब्रोकन आउट। मीटर स्केल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसा राधा ने किया था। ओके, तो राधा का जो स्केल मिला था वो था घिसा हुआ, क्योंकि बहुत बार यूज होने पे आपने देखा है कि मीटर जो स्केल होता है उसके ऊपर से नंबर्स घिस जाते हैं, जो मार्किंग बनाया रहता है वो घिस जाता है। तो वैसा स्केल यूज नहीं करना है। अगर आपके पास भी वैसा स्केल है तो प्लीज उसको हटाइए और दूसरे स्केल्स को लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट एंड मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। रेस्ट और मोशन, रेस्ट मतलब रुका हुआ, मोशन मतलब चलता हुआ। इसका 2 एग्जांपल देना है। देखो बहुत ही इजी एग्जांपल्स है, 2-2 एग्जांपल पे कैसे, हमेशा कॉलम बनाइए, मैंने अभी भी बताया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट ताकि आप इसको नोट कर सकें, बाद में जूम करके देख भी सकते हैं। चलिए मैं समझाता हूं। रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। मैंने आपको कहा था कार अगर आपके घर के पास रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, हम यहाँ कार का एग्जांपल ले रहे हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तभी होगा इफ इट डज नॉट चेंज, जब ये अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा। किसके हिसाब से? सराउंडिंग्स के हिसाब से। उसी तरह मोशन में क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। मतलब अगर अपना ये पोजीशन चेंज करते रहता है तो इसका मतलब यह मोशन में है। रेस्ट में क्या होता है बच्चों की एज द टाइम पासेस द ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तब भी ऑब्जेक्ट अपना जगह नहीं बदलता। पोजीशन मतलब जगह, पोजीशन नहीं बदलता। लेकिन मोशन कहने का मतलब एज द टाइम पासेस द मोशन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो पोजीशन होता है, अगर मैं मोशन की बात करता हूं तो टाइम बीतने के साथ साथ उसका पोजीशन जो होता है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है। एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल देना है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप, अगर कोई बस स्टॉप पे कोई आदमी खड़ा है मतलब वो रेस्ट में है। ए कार स्टैंडिंग ऑन अ रोड साइड, अगर कोई कार एक रोड साइड में खड़ी है मतलब वो रेस्ट में है। उसे देखिए मोशन का एग्जांपल, अ बॉय रनिंग इन अ प्लेग्राउंड, अगर कोई बच्चा प्लेग्राउंड में दौड़ रहा है मतलब वो मोशन में है। अगर कोई कार किसी रोड में चल रही है तो भी यह मोशन में, मतलब चलता हुआ, एक रनिंग करता हुआ एक मूव करता हुआ कार, ये मोशन का एग्जांपल है। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। एंड नाउ गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक एग्जांपल देना है, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन इफ द चेंजेस इट्स पोजीशन आर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है मतलब वो रेक्टिलिनियर है। एग्जांपल, अ मूविंग कार ऑन अ नैरो स्ट्रेट रोड, जो पिछले एग्जांपल में आपने देखा था। कर्विलिनियर कहने का मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव कर्विलिनियर मोशन इफ इट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग अ कर्व्ड लाइन पाथ। कर्व्ड लाइन मतलब ऐसा जिगजैग पाथ में वो जाएगा। अब बस मूविंग अप हिल, कोई भी बस ऊपर पहाड़ की तरफ चल रही है ऑन अ जिगजैग पाथ। बच्चों जिगजैग कहने का मतलब ऐसा देखे हो ना, कोलगेट जिगजैग देखे हो ना, उसके ब्रिशल्स ऐसे होते हैं, इसी को हम जिगजैग बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी गाड़ी अगर ऊपर हिल की तरफ जा रही है जिगजैग पाथ में तो एक तरह का वो कर्विलिनियर मोशन है। लिखते समय भी हम ऊपर नीचे करके लिखते हैं, मतलब वो भी एक तरह का कर्विलिनियर मोशन है। नेक्स्ट आते हैं रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। बच्चों बहुत फर्क है रोटेशन और रिवॉल्यूशन में। एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, अर्थ का रोटेशन। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, जिससे आपके 24 घंटे में दिन और रात होता है, मतलब वो रोटेशन है। और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, जिससे 1 साल बीतता है, उसको हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। तो देखो रोटेशन मैंने एग्जांपल अलग अलग लिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये कंसेप्ट को याद रखिए। रोटेशन रिवॉल्यूशन अर्थ के संदर्भ में जरूर याद रखिए, इन द केस ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे घूमना, रिवॉल्यूशन मतलब किसी के चारों तरफ घूमना। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रोटेशन इफ इट शोज द रिपीटेटिव एंड नियरली सर्कुलर मोशन अराउंड एन एक्सिस इन विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू स्टे ऑन एट द सेम पोजीशन। एक ही जगह पर रुका हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी वो रिपीट करके घूमता हुआ रहेगा। जैसे अ मूविंग सीलिंग फैन। सीलिंग मतलब बच्चों, सीलिंग मतलब जो फैन आपके छत के ऊपर लगा हुआ रहता है ना, आप देखते हैं जब आप रूम में जाते हैं तो ऊपर पंखा चलता है, वो रूफ को हम सीलिंग बोलते हैं। और वहां का जो फैन लगा उसको हम सीलिंग फैन, जैसे टेबल फैन होता है टेबल पे रख के काम करते हैं, उसी तरह सीलिंग फैन होता है जो ऊपर। तो देखते हो वो फैन तो एक जगह ही स्थिर है, लेकिन उसके ब्लेड्स घूमते रहते हैं, मतलब एक ही जगह पर स्टे ऑन होके उसका ऑब्जेक्ट वो मोशन में करता है, वो रोटेशन है। जैसे अर्थ एक ही जगह रह के घूमती है, तो इससे आपका क्या होता है, डे और नाइट होता है।
ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ भी रोटेशन कर सकती है। नेक्स्ट वन, रिवॉल्यूशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रिवॉल्यूशन इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इन द रिपीटेटिव मोशन अराउंड द सेंट्रल पॉइंट। कोई एक पॉइंट है, मान लो यहां पर पॉइंट है, अब इसके चारों तरफ चक्कर लगाना, चारों तरफ चक्कर लगाना, इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो मान लो सन बीच में है और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, मतलब वो रिवॉल्यूशन। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमते जाए, ऐसे घूम रही है, तो ये हो गया रोटेशन। जब किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो मतलब हो गया रिवॉल्यूशन। देखो मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एज अ सेंट्रल पॉइंट, मतलब सन को बीच में सेंट्रल पॉइंट में रखो और अर्थ को मोशन करवा रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ रिवॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ओके। एंड फाइनली डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन, वन एग्जांपल के साथ देना था। रेक्टिलिनियर, बार बार बहुत बार हो गया है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन इफ द चेंजेस इन इट्स पोजीशन आर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। एग्जाम्पल, अ कार मूविंग स्ट्रेट ऑन अ स्ट्रेट रोड। बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन मुझे बताओ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन? कमेंट करो जल्दी, वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, और कमेंट करने के बाद आगे बढ़ो। रेक्टिलिनियर मोशन का दूसरा नाम क्या है? इससे पहले मैंने पूछा था व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, और अभी मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। दोनों का नाम कमेंट करके मुझे बताओ कि रेक्टिलिनियर को किस नाम से जानते हैं और ऑसिलेटरी मोशन को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये सर्कुलर मोशन। बच्चों ये सर्कुलर मोशन बहुत जरूरी है, एंड में होने के कारण लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इसके डेफिनेशंस को भी आपको देखने की जरूरत है। देखो क्या लिखा है मैंने, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। बच्चों सर्कमफेरेंस को समझना है तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर सर्कमफेरेंस को कैसे हम जानेंगे। तो बच्चों सर्कमफेरेंस जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है ये समझिए। मान लो कि ये एक, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल में ये जो लाइन है, इस लाइन को ऊपर, मतलब जो इसका बाउंड्री हो गया, इसी को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी बाउंड्री के ऊपर घूम रहा है, मान लो यहां से मैंने एक धागा लिया, बीच में आप खड़े हैं, आपने एक धागा लिया, एक यहां पर पत्थर को बांध दिया, अब इस पत्थर को आप घुमा रहे हैं, यहां घुमा दिए, ऐसे घूमते घूमते सिर के ऊपर रखे घुमाते हैं, जोर से घुमाते रहते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। बच्चों ये जो बाउंड्री है ना, सर्कल का जो बाउंड्री होता है, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। अगर इस बाउंड्री के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर मोशन में, देन इट इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल क्या है, देखो, द मोशन ऑफ द बॉल टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा, एक तरफ अगर बॉल को बांध दिया जाए या स्टोन को बांध दिया जाए, एंड इट इज वर्ल्ड राउंड एंड राउंड। वर्ल्ड मतलब घुमाना, ऐसे अगर गोल गोल घुमाते जाए तो ऐसा मोशन को हम क्या कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स मेजरमेंट एंड मोशन के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, और आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। मैंने ये देखा कि आप बहुत चैनल में हम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि इस वीडियोस को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के लिए किसी और वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर सर्च इज गोइंग टू बी स्टॉप ऑन आवर चैनल, दैट इज आवर साइंस पढ़े, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए कि आपके पास कहां से ये क्वेश्चन आंसर्स आप नोट कर पाते हैं, ठीक है। बहुत डिमांड आ रहा है, इसके चलते मैं दूसरा चैप्टर्स जो है, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो रहेगा आपका द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दैट इज द चैप्टर 7, और उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर को देखूंगा। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।